हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का जो दिया गया है क्लास 8 सामाजिक विज्ञान को करने वाले हैं। इसका जो पूर्णांक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर खंड क दिया गया है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुनहरा रेशा के नाम से पहचानी जाती है या जानी जाती है। तो देखो, कपास, गेहूं, चावल ये नहीं है। डी आंसर यहाँ पे जूट जो है उसे हम सुनहरा रेशा कहते हैं। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1956 में डैश की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो आंसर सी अली वर्दी खान हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया है कि अली वर्दी जो खान है उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया। हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार होने चाहिए, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस राज्य सरकार के पास होना चाहिए, किस सरकार के पास होना चाहिए। तो इसका आंसर केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का रिलेशनशिप है वो केंद्र सरकार तय करती है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो बी आंसर चावल यहाँ पे सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का ही 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। लोकसभा, उसके बाद भारतीय चुनाव आयोग, महालेखा नियंत्रक पक्ष या उपराज्यपाल। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उपराज्यपाल। लेकिन अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका आंसर अभी अगर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, एक बार कंफर्म करके मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1947 में पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना था, उसका नाम क्या है। तो 6 का आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि क्या कहा गया है कि जो 1947 में पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना था जिसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 7th में ए 543। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का ये था, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो 8th का आंसर हो जाएगा कि देखो, राज्यकृत धर्म नहीं है, शक्तियों का बंटवारा, राजतंत्र या केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो शक्तियों का बंटवारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, कि शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की यही एक विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 8th का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार सही पर लगाकर आपको सही विकल्प चयन करना है। तो देखो क्या है, प्लासी की लड़ाई। अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं तो 1757 में हुई थी। मीर जाफिर को दूसरी बार कब बनाया गया था, 1963 में बनाया गया था। मीर कासिम का नवाब बनना भी 1963 के ही आसपास हुआ था। ठीक, 1963, एक सेकेंड, 1763 की बात हो रही है यहाँ पे। और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। तो अगर इनका क्रम की बात करते हैं तो डी आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। डी आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एकदम सीक्वेंस में ही दिए गए हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कहा गया है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। जनसंख्या आयु और लिंग संगठन पर आलेखित निरूपण है। जब किसी क्षेत्र का जन घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप या ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड का मतलब है कि आयु और लिंग के अनुसार पे क्या किया जाता है, जो पिरामिड बनाया जाता है, लोगों की जनसंख्या की आयु कि कितने आयु के लोग हैं और उनका लिंग क्या है, उसके आधार पर अगर क्या किया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है, तो उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है। उसमें क्या कहा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सालाबाई की संधि किन के मध्य हुई थी 12th में। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? तो बहादुर शाह जफर। यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो रंगून में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है, मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया, उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए मीना, जो मनीषा के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है उनको क्या किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकृत्य दिए गए हैं, संकल्पना और सह, और दूसरा है उसका रीजन। तो कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चेक करना है। वनों का आरक्षण या संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वन हमारी संपदा है। देखो क्योंकि लगाने के बाद आंसर क्लियर हो रहा है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है और उसका जो रीजन है वो भी सही है। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, ए आंसर संकल्पना और कारण दोनों सही है, और क्या कहा गया है, संकल्पना ही सही, कारण का रीजन बता रही, मतलब ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है। देखो क्या कहा गया है, हास्याकरण से निपटने के कुछ सुझाव दीजिए। तो हास्याकरण से किस तरह से निपटा जा सकता है, और इसके अथवा में क्वेश्चन है हास्याकरण के दुष्परिणाम के। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आइए दोनों ही साथ में देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, कुछ सुझाव देना उसे निपटने के लिए, उसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या आंसर होगा, हाशियाई लोगों या अल्पसंख्यकों के लिए कई अधिकारों को लागू करके सरकार इन लोगों के लिए एक समान समाज में लाने की कोशिश करती है। तो सरकार क्या करती है, फर्स्ट ये कर सकती है कि इनके लिए क्या कर सकती है, एक कानून या नियम बना सकती है जिससे कि क्या हो, इनको बराबरी का मौका मिल सके। सरकार संविधान द्वारा निर्धारित कानून बनाती है और लागू करती है। वो क्या करते हैं, संविधान के नियमों का पालन करते हुए नियमित जो भी कानून है वो बनाती है और उनका पालन करती है। हाशिए पर रहने वाले लोगों को समुदाय में से समुदाय का गठन करके सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो देखो मेनली क्या कहा गया, किस तरह से उनको बचा सकते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनको अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी दिलवाकर, उनको थोड़ी स्कॉलरशिप दिलवाकर, ये भी आंसर इसमें ऐड कर दीजिएगा। और क्या करके सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाकर, हाशिए वाले लोग कौन से, जो एक माइनॉरिटी वाले लोग हैं, जो एक जगह एक कुछ लोग कम रह जाते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज कहते हैं ना, तो उनके लिए पूछा गया कि उनको किस तरह से सेव किया जा सकता है। वे उनकी उच्च शिक्षा दिलवाकर किस तरह से कोई स्कॉलरशिप वगैरह दिलवा दो, उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस देकर, या इसके अलावा क्या कुछ नियम बनाकर, कानून मेनली कुछ कानून और नियम स्पेशलिस्ट बनाकर उनको क्या किया जा सकता है, इससे बचाया जा सकता है, उनके हाशिएकरण को दमने से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये सुझाव है। अब उनके साथ क्या दुष्परिणाम है उसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हाशिए पर रहने वाले लोग अलगाव, मतलब कि अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि देखो सारी कम्युनिटी एक जैसे त्योहार या फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और उनका कुछ अलग होता है, तो वो अलगाव महसूस करते हैं। कम आत्मविश्वास, अपने आप को मतलब उतना उठा नहीं पाते ना, क्योंकि बाकी लोग दबाने के लिए बहुत होते हैं, तो उनका आत्मविश्वास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उनकी जो समस्याएं हैं उनके साथ में पैदा हो जाती है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए। तो भारत में किस तरह से अंग्रेजी शासन बढ़ा, प्लासी की लड़ाई के बाद इसका क्या महत्व रहा, वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय औपनिवेशिक प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी डचों को शेष भारत से बाहर निकालने के लिए अपने नए अर्जित राजस्व और सैन्य शक्ति का उपयोग किया। प्लासी की जीत में से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश का शासन स्थापित कर दिया। तो देखो क्या हुआ, अपने शासन को उन्होंने किस तरह से बढ़ाया कि उन्होंने प्लासी की युद्ध के साथ साथ उन्होंने क्या किया, यूरोपियों में जो फ्रांसीसी थे और डच थे उनको भारत से बाहर निकाल दिया। जो वो भारत से बाहर निकले, फ्रांसीसी और जो डच थे वो भारत से बाहर निकले, तो इस पे उन्होंने क्या किया, अपने जो सत्ता थी ना, वो उपमहाद्वीप के साथ साथ ब्रिटिश शासन को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ब्रिटिश शासन यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। जब क्या हुए, फ्रांसीसी और डच क्या हुए, भारत निकले। इससे ये हुआ प्लासी के जो जीत के बाद में, प्लासी का युद्ध जब जीत गए थे उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी और डचों को तो भारत से बाहर निकाल ही दिया था, तो जब बाहर कोई निकला तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया, अपना स्थायित्व यहाँ पर बना लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, भू निम्नीकरण के 2 कारण बताइए। तो ये देखते हैं आंसर, 2 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन।
तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तेज हवाएं, तेज पानी बहना, अत्यधिक चराई करना, वनों की कटाई, वनारोपण और मानव गतिविधियां, ये सब क्या है, ये सब भू संरक्षण के कारण है। देखो उससे क्या होता है, अगर तेज हवा चलेगी तो हवा के साथ मिट्टी का जो ऊपर वाली लेयर है वो उड़कर चली जाएगी, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊपनता क्या कम हो जाएगी। पानी अगर तेज बहेगा तो भी वो भी ले जाएगा। अत्यधिक चराई करने से क्या होगा, जब जो एनिमल्स हैं वो चराई करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे प्लांट को उखाड़ लेते हैं, जिससे कि क्या है, जो लेयर्स है भूमि की, या हम ये कहें सॉइल की लेयर है, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वनों की कटाई करने से, वनारोपण करने से, वनों को क्या उन्मूलन करने से, और मानव गतिविधि, ये सारे रीजन क्या है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या कहा गया इसके अंदर, जलियांवाला बाग नरसंहार में हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का महत्व सिखाया। मतलब देखो उसमें जलियांवाला कांड आपको पता होगा, जलियांवाला बाग में क्या होता है, जलियांवाला बाग बैसाखी वाले दिन लोग वहां पे एकत्रित हुए थे और बात कर रहे थे, और वहां से क्या हुआ, अंग्रेज सैनिक आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कितने लोग मारे गए वहां पर। और उन्होंने इतनी, मतलब कुछ लोग तो वहां पे कुआं अभी भी वो है, उसके अंदर लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी, लेकिन क्या हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, बस यूं ही इकट्ठे हुए थे, और लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने गोलियां चला दी थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार, अमृतसर का नरसंहार 1919 में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1999 को हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने कई सौ निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप इसके अंदर और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं। बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अपने शब्दों का प्रयोग आप करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, इसी के अथवा में दिया गया है, रोलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या कहा गया, रोलेट अधिनियम का विरोध करने के लिए रोलेट सत्याग्रह की स्थापना की गई थी, जिसके अहिंसक, और वो भी लेकिन अहिंसक तरीके से। देखो क्या कहा जा रहा है कि रोलेट अधिनियम एक पास हुआ था, उसी के विरोध में ही रोलेट सत्याग्रह की स्थापना की गई थी, लेकिन अहिंसक तरीके से, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अहिंसक तरीके से। रोलेट के सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से अहिंसक तरीके से निपटना था। मतलब कि उनमें क्या करना था, बिना लड़ाई झगड़े किए सिर्फ आंदोलन करना, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट था। रोलेट सत्याग्रह गांधी जी और अन्य सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा के बिना केवल रोलेट एक्ट और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए किया गया था। तो इसमें कौन कौन थे, गांधी जी और अन्य सदस्य थे, जिन्होंने क्या कहा था, बस बिना किसी तरीके का बिना किसी तरीके का विरोध किए, सिर्फ क्या करनी है, रोलेट एक्ट का विरोध करना है और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना है, बिना किसी हिंसा के, अहिंसक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, अभी तक 2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब है 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आंसर में क्या आएगा, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि राज्यसभा क्या है, भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। मतलब कौन कौन शामिल होता है, एक तो राज्य और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधि भी, और भारत के राष्ट्रपति इसके अंदर क्या होते हैं, जो व्यक्ति शामिल होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा कि भारतीय जो संसद है वो क्या है, संसद का सबसे उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है। उसके अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति के नाम शामिल किए जाते हैं। और फोर्थ में लिख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति भी इसके सभापति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में अथवा में दिया गया है, लोकसभा की विशेषता। अभी हमें राज्यसभा की थी, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की विशेषताओं के बारे में कि लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं, लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व से बनती है। तो अब लोकसभा क्या है, जब जो वोटिंग होती है, हम जो वोट करते हैं उसके इलेक्शन के आधार पर जो लोग चुने जाते हैं ना, वो कहाँ पर आते हैं, लोकसभा के अंदर आते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जो वोटिंग है के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों को द्वारा बनेगी प्रतिनिधित्व होते हैं। पहले तो आपको समझ में आ गया। और राज्यसभा क्या है कि वहां के जो संसद के लोग हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों को चुनाव
करते हैं अपनी अपनी जो वो वहाँ से चुनाव किया जाता है, लेकिन जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर जो लोग चुने जाते हैं वो लोकसभा के अंदर आते हैं। भारत के संविधान के सदन में अधिकतम 550 लोगों को अनुमति देता है कि 550 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन 543 अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि 543 क्या है इसके अंदर सदन के अंदर सदस्य है, जिसमें 530 तो राज्य के होते हैं और 30 के यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 543 लोग टोटल इसके अंदर होते हैं, जिसमें से 530 जो है वो राज्य अलग अलग राज्यों से होते हैं और 20 ऐसे हैं जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इलेक्शन द्वारा होता है। यहाँ पे उनके काम भी आप लिख सकते हो कि अपने आसपास के जहां से वो चुने जाते हैं उस एरिया का काम करना, उसको संभालना, चाहे वो काम कोई भी हो, सड़कों का निर्माण या इस तरह का कुछ भी काम हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर है वो एजुकेशन का ध्यान रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो परिवहन मंत्री है वो यातायात का साधनों का ध्यान रखेगा। तो इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके आंसर में। पूर्वी शिक्षा दर्शन व्यक्ति के आदर्श जीवन के निर्माण में सार्थक जीवन पर जोर देते। तो पूर्वी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा मतलब कि पूर्वी शिक्षा क्या कहती है? व्यक्ति के आदर्श जीवन के निर्माण में सार्थक जीवन पर जोर देते हैं। मतलब कि उसका आदर्श जीवन के निर्माण के लिए उसको अपनी बेसिक चीज़ों को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। उन मूल्य पर ध्यान केंद्रित करती है जो जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। मतलब कि ऐसा उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या सीख रहा है, उसकी स्किल कैसी, इन सब चीज़ों पर क्या करती है? प्रभावित करती है। जबकि पश्चिमी शिक्षा दर्शन एक जानवर और सक्षम छात्रों को तैयार करने में शैक्षणिक संस्थान में सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। जबकि अगर पश्चिमी शिक्षा दर्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है? एक मतलब उसको क्या होना चाहिए? ज्ञान देना है। बस ये जानकार मतलब कि सिर्फ यहाँ पे क्या देना है? ज्ञान देना है। चाहे उसमें स्किल आए ना आए, स्कूली शिक्षा बना दी, एक ढांचा बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवानी है। चाहे वो बेसिक चीजों से सीखे या ना सीखे, उन चीजों पर मूल्य नहीं देता। जबकि पूर्वी शिक्षा क्या कहती थी? बेसिक मूल्य जो है उसको धार्मिकता, उसको संस्कृति जो सिखाई जाती थी उसके पर जोर देती थी। तो ये अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर भी 7th का प्रॉपर तरीके से नहीं मिला था। आप कमेंट करिएगा, मैं एक अच्छा सा आंसर और ढूंढने की इनको देने की आपको कोशिश करूंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत हार्ड, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज आ रही है। इसका एक अच्छा आंसर ढूंढकर आपको या तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया प्रश्न। भारतीय शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि बच्चा इसकी स्किल अच्छी हो उसके पास में ना, वो अच्छे से सीख सके किसी भी चीज को और उसी से क्या कर सके, चाहे अपना कोई बिजनेस कर सके या किसी उसको मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो आनी चाहिए, स्किल उसकी डेवलप होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो भारतीय। और कहते थे हिंदी को मेन को जो भारतीय भाषा है उसको उन्होंने मेन तजव्वुर दिया था कि मेन तजव्वुर अपनी भारतीय संस्कृति की जो भाषा है उसका यूज किया जाए, ना कि अंग्रेजी का। आइए देखते हैं आंसर। देखिए आंसर में क्या होगा। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण से विकसित करना चाहिए। मतलब शिक्षा को व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर, मतलब कि एक व्यक्ति एक्चुअली देखो शिक्षा से क्या होता है कि व्यक्ति को जानवर और इंसान में अगर डिफरेंस होता है तो वो क्या है, शिक्षा एजुकेशन के बल पर ही हम कर सकते हैं। तो उन सभी पहलुओं पर क्या करना है, ध्यान देना है, सामंजस्यपूर्ण मतलब कि सबको वो करके बैलेंस बनाकर क्या करना है, उसको हमें सिखाना है। उनका यही मानना था कि शिक्षा एक आवश्यक उद्देश्य नैतिक विकास और चरित्र विकास है। मतलब नैतिक विकास होना चाहिए, चरित्र विकास होना चाहिए। गांधी जी की इच्छा थी कि प्रत्येक बच्चा अपने अंदर ईश्वरत्व का अनुभव करके एक दिव्य मानव बने। मतलब वो चाहता है कि भगवान की साधना करते हुए मतलब सही गलत की उसे पहचान हो, सही अच्छे कर्मों की उसे पहचान हो और इसी के अकॉर्डिंग वो एक सही मानव बने। ये गांधी जी की इच्छा थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है। यहाँ पर 7th के 2 क्वेश्चन थे। अब प्रश्न नंबर 8 आता है 5 मार्क्स का है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक को पॉइंट को आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा। बेहतर मृदा संरक्षण की तकनीकों में फसल चक्र। अब देखो फसल चक्र को मैंने सिर्फ शॉर्ट में आंसर करा दिया क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लॉन्ग में कराऊंगी तो आप लोगों के लिए आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो फसल चक्र क्या कहते हैं कि अभी एक बारी कपास की फसल बोई है, उसके बाद में अलग अलग जो फसल है हर सीजन वाइज चेंज करते रहो, जिससे कि क्या होगी, फसल की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपनता बनी रहेगी। कवर फसल, संरक्षण, जुताई, लगाए गए पवन अवरोध शामिल है। मतलब क्या किया जाए, यहाँ पे खेतों के चारों तरफ पवन अवरोध क्या कर दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाए, जिससे कि क्या है, उपजाऊ मिट्टी उड़कर ना जाए, जो कटाव और उर्वरता दोनों को प्रभावित करता है। जब पौधे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो देखो मृदा संरक्षण की तकनीकों का, अलग अलग तकनीकों का हम प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा देखो और क्या क्या बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद मतलब कि जो मैन्योर्स होते हैं जैसे कि गोबर हो गया, इन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए बजाय कि केमिकल्स का। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। वन संरक्षण, जो वन है, जो जंगल है, उनका संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण करके क्या लगाएगा, हम क्या कर सकते हैं, बांध बनाकर या इस तरह से बाढ़ नियंत्रण का भी करके हम क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षण होते से बचा सकते हैं। नियोजित चराई करके, मतलब जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, उसके साथ पूरा उखाड़ लेते हैं, तो नियोजित चराई करके भी हम मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। बांध बनाकर भी, बांध बनाकर भी हम रोक सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाकर, मतलब इस तरह से अगर पहाड़ है, पहाड़ पे हम इस तरह से सीढ़ीदार खेत बनाते हैं तो पानी आएगा तो वो क्या करेगा, सीधा इस तरह से नहीं जाएगा जो मिट्टी को लेकर जाएगा, तो पानी इस तरह से जाएगा जिससे कि क्या है, जो उपजाऊपन मिट्टी है वो वहीं पर बनी रहेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, मृदा का जो संरक्षण है उसे संभाल सकते हैं, उसे खराब होने से बचा सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में, देखते हैं क्या कहा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता की विश्लेषण कीजिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना, कानून की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है। देखो सबसे पहले न्यायपालिका क्या है, जब भी कोई मतभेद होता है तो उसके लिए, उसके जजमेंट के लिए जब हम फाइनल में जाते हैं, जहां जाते हैं कोर्ट में जब जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। तो उसकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो कोई भी कानून के शासन की रक्षा करना, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, कुछ कानून बनाए गए हैं उनकी रक्षा करना, उन और कानून को सर्वोच्च सुनिश्चित करना भी, हाँ जो कानून बनाए गए, जो नियम और लॉज बनाए गए हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं क्या, उसको सुनिश्चित करना ये न्यायपालिका का काम है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का, उसके अलावा जो अलग अलग अधिकार है उनकी रक्षा करता है। विवादों को कानून के अनुसार सुलझाया जाता है। जो दो लोगों के बीच में मतभेद होते हैं, किसी भी तरीके के मतभेद हो, आपसी मतभेद हो या कोई भी मतभेद हो, तो उनको कानून के द्वारा क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत और समूह तानाशाही को रास्ता नहीं दे। ध्यान रखना यहाँ पे क्या रास्ता नहीं देता है। लोकतंत्र क्या करता है, व्यक्तिगत या कोई इस तरह से कि भी मेरा राज चलेगा या मेरी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम है। तो व्यक्तिगत या समूह तानाशाही को क्या करता है, रोक लगाता है जो लोकतंत्र है। तो ये सब चीजों की रखवाली कौन करता है, न्यायपालिका। इसी को थोड़ा सा, क्योंकि 5 मार्क्स में तो थोड़ा एनलार्ज करके आप बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों का प्रयोग करके। बेसिक ये है कि कानून बनाने का और कानून की रक्षा करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। लोगों के बीच मतभेद हो या कोई भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो या कोई तानाशाही वाला हो, किसी की स्वतंत्रता पर कोई रोक लगा रहा है, चाहे बोलने की स्वतंत्रता, चाहे घूमने की स्वतंत्रता, उन सब के लिए क्या है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10th प्रश्न, जनहित याचिका का महत्व बताइए। जनहित याचिका क्या होती है, जब कोई व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ खिलाफ वो क्या करता है, कोर्ट में याचिका दायर करता है कि भाई ये चीज हो गई, ये गलत है, या किसी भी चीज के खिलाफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, PLI कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, जनहित याचिका। तो उसका महत्व बताना है। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो, जनहित याचिका को PIL भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की कानूनी समाधान प्राप्त करने के लिए अदालतों तक पहुंच प्रदान करना है। देखो क्या कहा रहा है कि अगर आम लोगों को किसी भी चीज से क्या है, कोई दिक्कत है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में PIL कर सकता है। मतलब कि PIL का अपने लिए वो मतलब वो कोर्ट में केस कर सकता है, तो वो और अदालत तक पहुंच सकता है। PIL एक सामाजिक परिवर्तन और कानून शासन बनाए रखने तथा कानून व न्याय के बीच संतुलन को तेज करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी आपकी चीज, आपके अगर आपको एक ग्रुप से एक प्रॉब्लम है या किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, PIL कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो। और उस अपील पे फिर क्या, कोर्ट अपना आपका केस चलेगा, कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा, तो वो बात की बात है। लेकिन आपको जहां पे भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा, तो एक PIL आप क्या कर सकते हो, एक अपील कर सकते हो, जिसकी वजह से उस पर कोर्ट ये कह देता है कि हाँ अब इसको देखा जाए कि क्या दिक्कत क्या है, ये व्यक्ति क्या चाहता है, आप चेक करो, और उसके बाद उसका निर्णय लिया जाता है। तो देखो, आम लोगों की कानूनी समाधान प्राप्त करने, आम लोगों को कानूनी समाधान प्राप्त करने के लिए अदालतों तक पहुंच प्रदान करता है। ये PIL सामाजिक परिवर्तन और कानून का शासन बनाए रखने तथा कानून और न्याय के बीच संतुलन को तेज करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आइए पहले पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फटाफट रीड करेंगे पैराग्राफ को।
अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के लिए सत्ता सुदृढ़ की थी। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। 1680 के दशक में आते जाते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः अरसे के लिए वे आगरा के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य में उभरा। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। उसके पुत्र जवाहिर शाही के पास 30,000 सैनिक थे। उनमें से 20,000 अन्य सैनिक मराठों से और 15 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते उन्होंने मुगलों से लड़ा। तो देखो इसके आंसर्स करते हैं, क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर नियंत्रण किया? चूड़ामल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया? दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। जाट शासकों के प्रभुत्व में किस एक व्यापारी केंद्र प्रभुत्व में स्थित किसी एक व्यापारी केंद्र का नाम बताइए। तो देखो दो दिए गए हैं आपके यहाँ पे, पानीपत और वल्लभगढ़। तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, फर्स्ट का ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया और उसके क्या परिणाम हुए? तो 1739 में 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे लूट दिया। तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। इनको अच्छे से देखते हैं आंसर्स को। देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? चूड़ामन, पानीपत और वल्लभगढ़। और 1739 में उन्होंने हमला किया। ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल क्षेत्र पर तेजी से आक्रमण किया, जिसकी परिणति मुगल राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली पर उसके कब्जे और मुगल राजा मोहम्मद शाह और उसके सरदारों के बीच में भारी वसूलने की साथ हुई। मतलब देखो मेन क्या कहा गया था कि 179 में हुआ था और दिल्ली को उन्होंने लूटा था और उस पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 निकाल लेते हैं हम। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण से पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो देखो बहुत ही आसान है। मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसे कुछ भी दे रहे हो आप, इसके अंदर क्या आ जाता है? मानव निर्मित के अंदर सड़क हो गई, रेल हो गई, ट्रेन हो गई, कोई भी चीज है जो वो मानव निर्मित एक उदाहरण हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण का यहाँ से आ जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ से आ जाएगा सेकंड का आंसर। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। इसके अलावा यहाँ से लिखेंगे हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, जीने पीने के लिए पानी, खाने के लिए जल, रहने के लिए भूमि। ये सब हमें कौन प्रदान करता है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है? तो देखो यहाँ से कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को एकत्रित करने के लिए जो पात्र लिया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि को कारखानों का निर्माण करना, कार, ये सब क्या करते हैं? यहाँ से कौन सा दिखा देती हूँ। फर्स्ट का भी हम देख लेंगे वन। इसके अलावा आप यहाँ पे रेल, ट्रेन, ये सब क्या आ जाएंगे? प्राकृतिक। कोई भी चीज जो बनी है, बिल्डिंग बनी है, वो क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ क्या है? आप यहाँ से लिखेंगे सेकंड का आंसर, यहाँ से लिखकर आप चाहे यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर यहाँ से किस तरह से परिवर्तन करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पुल, सड़कें, भवन, स्मारक मानव निर्मित पर्यावरण, वातावरण के या पर्यावरण के 4 उदाहरण है। उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लगवा दिया था निशान। थर्ड में आप इस तरह से लिख सकते हैं, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी परिवर्तन के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने, उद्योगों को स्थापना करता है। तो इसके अलावा जो उसमें कार का प्रदूषण करना, भोजन के लिए पात्र बनाना, पानी के लिए पात्र बनाना, भोजन के लिए बर्तनों का बनाना, ये सभी क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। तो आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहे उसके अंदर से लिख दीजिएगा चाहे यहाँ से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गद्यांश को आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। देखो, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों का निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। अतः हम उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं, समाचार चैनलों द्वारा, समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र विधानसभा के सदस्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।
किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, ये सब देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, विधानसभा और लोकसभा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनके बीच में कोई बहस होती है किसी भी टॉपिक को लेकर, पक्ष और विपक्ष उनके बारे में बोलते हैं और फाइनली जो डिसीजन लिया जाता है वो न्यूज़पेपर या न्यूज़ के थ्रू हमें क्या चलता है, पता चलता है। अब आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधायक किसे कहते हैं। सेकंड क्या है, विधानसभा में किसी एक कार्य को उल्लेख दीजिए। फर्स्ट का आंसर अभी लिखवाती हूँ, सेकंड का देखिए, पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर, विधानसभा का सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधानसभा के लिए चुना गया प्रतिनिधि होता है। तो विधानसभा का सदस्य किसे कहते हैं, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं द्वारा विधानसभा के लिए चुना गया प्रतिनिधित्व को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, विधानसभा के किसी एक कार्य को लिखिए। तो देखो विधानसभा की बहसों में, यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि वे सरकार के लिए के संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस पर विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सेकंड का आंसर देखो, बाहर से करवाना, याद करना होता है आपको। ये पैराग्राफ इसीलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग यूज करके इसी के अंदर से आंसर को ढूंढ सके। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के लिए लिए गए निर्णयों की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। तो समाचार पत्रों और चैनलों द्वारा, समाचार चैनलों के द्वारा, समाचार पत्रों से क्या करता है, हमें उस विधानसभा के जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 13, क्या कहा गया है 13 में, बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे हमें प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों के विनिमय उपयोग तथा अतिचारण को रोक एवं भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं। प्रश्न नंबर 1, भूमि संरक्षण के किन्हीं एक उपाय का उल्लेख कीजिए। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है, और भूमि संरक्षण का पहले भी एक क्वेश्चन आया है, तो आप उसके अंदर भी ये आंसर लिख सकते हैं। वहां से अगर आपको समझ ना आए तो एक बार क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, कहीं ना कहीं आंसर रिपीट हो जाते हैं। आप हिंदी इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ये क्वेश्चन 2 बार पहले आ चुका है, तीसरी बार अब आया, तो आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव व अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। खेती, कारखानों की स्थापना, सड़कें, रेल यातायात, नहरें, जलाशय आदि भूमि पर ही बनाए जाते हैं। भूमि संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार से मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखो ये तो थोड़ा सा वैसे ही आंसर, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम सेव नहीं करके, बचा के नहीं रखेंगे, तो एक दिन वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और हमारा जीवन जो है क्या हो जाएगा, हम लोग मानव का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे अच्छा आंसर यही लगा सकते हैं, हम हर एक चीज के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, चाहे अपने खाने के लिए, चाहे अपने रहने के लिए, चाहे कुछ सांस लेने के लिए भी हम क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अगर प्राकृतिक संसाधनों को हम विनाश कर देते हैं तो हमारा इस धरती पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार वन भूमि के विनाश का कारण बनी है, व्याख्या दीजिए। तो देखो बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या है, मांग भी तो बढ़ी है ना हर एक चीज की, लोगों को रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, लोगों को खाने के लिए ज्यादा चाहिए, इसके अलावा उनकी जो नीड है वो ग्रीड भी बन गई है लोगों की, जिसकी वजह से क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वन जो है, अब देखो रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो जगहों को बनाया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब रहने के लिए जगह चाहिए तो घर बनाने के लिए सामान चाहिए तो भी पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके अलावा जो उनको भोजन चाहिए उसके लिए भी, तो हर जगह क्या हो रहा है, वनों का क्या हो रहा है, विनाश होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक अभिशाप बन गया है। देखते हैं आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या के परिणाम से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि वनों की कटाई, अधिक घरों, अन्य उत्पादों के लिए जगह बनाना, पेड़ों की कटाई के परिणाम से वन क्षेत्र में कमी आई है, कचरे का सृजन, अब क्या हो रहा है, जब यूज आ रहा है तो कचरा ज्यादा बन रहा है, जिससे कि बढ़ती जनसंख्या के परिणाम से मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कचरे का ढेर बन गया है। देखो कहना क्या जा रहा है, अपने शब्दों में लिखो कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो चाहे रहने का हो चाहे खाने का हो वो बढ़ रहा है, वेस्ट मटेरियल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पृथ्वी पर क्या है, विनाश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है, भारत में मानचित्र रेखा मानचित्र में किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ पे देखो मानचित्र दिया गया है, आपको क्या करना है, उचित आलेखों के द्वारा इनको दिखाना है। बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ और झांसी, ये 4 चीजें जिनको आपको क्या 5
है इनको आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, आपको मैप पर दिखाना है कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले ए पर बनारस पूछा गया है, बी पर बरेली पूछा गया है, सी पर कानपुर पूछा गया है, डी पर हम बात करते हैं दिल्ली पूछा गया है, ई पर यहाँ पे अलीगढ़ है, और एफ पर यहाँ पर झांसी पूछा गया है। तो ये देखो सबके नाम मैंने ए बी सी डी कर दिया है। तो ये सब उत्तर प्रदेश में ही है, वहीं से आपको निशान लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान से निशान लगाना है। जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं ए पर बरेली था, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बरेली है। उसके बाद नेक्स्ट है बनारस, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ बनारस है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सी पर देखो मैं सी पर भूल गई क्या था, कानपुर। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये देखो यहाँ पर जो है, आप मैप लेके बैठिएगा और निशान जहाँ मैं लगवा रही हूँ वो कानपुर है। डी पर दिल्ली, दिल्ली का तो जो इस तरह का कोई नोट आता है वहाँ पर आप दिल्ली लगा सकते हैं। उसके बाद ई की हम बात करते हैं, ई पर यहाँ पर था अलीगढ़, दिल्ली के थोड़ा सा नीचे अलीगढ़ है। और उसके बाद जहाँ पे इस तरह का नोट बनता है, देखो ये वाला, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको झांसी मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछे जाते हैं, तो मैप अच्छे से करके जाइएगा, 5 नंबर आपके यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, अभी तक हमने सैम्पल पेपर कर चुके हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल में पेपर है जो मिल जाएंगे। आप मेरा जो चैनल है वो आप इसको अच्छे से सेव कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी इसका क्या हो जाए, अच्छा मिल जाए। आप इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मेरी आई को फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी 10 करके नाम से जो है मेरी आई है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, जो चैनल ये जो पूरा आंसर की जो PDF है वो मिल जाएगी, फोटोज मिल जाएंगी उसकी सीधा, जिससे कि आपको आंसर्स करना इजी हो जाएगा। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी 10 करके है उसका नाम, आपको मैं लिख कर दिखा देती हूँ, जिससे कि आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है मेरे चैनल का नाम, जो इंस्टाग्राम पे है स्मार्ट स्टडी 10 करके है। आप इसको प्लीज़ लाइक एंड फॉलो कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सके। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे जाकर इस आईडी से स्मार्ट SMART-TSTUDY10 ये आप लिखिएगा, और उसके बाद आप क्या करिएगा, उस पर फॉलो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला करके आरोप पर फांसी पर लटका दिया गया था। तो उसका होगा बैरकपुर। आप यहाँ लिखेंगे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैरकपुर। ठीक है, एक आंसर देख लेते हैं। ये हालांकि ब्लाइंड्स के लिए, लेकिन आप इसको करके जाइएगा, 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां नाना साहब ने 1857 में विद्रोह किया था। तो कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। उस स्थान का नाम बताइए जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1857 में विद्रोह किया था। तो दिल्ली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4D। उस स्थान का नाम बताइए जहां रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में विद्रोह किया था। तो उसका नाम हो जाएगा झांसी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा झांसी। नेक्स्ट देखो, उस स्थान का नाम बताइए जहां पर कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह किया था। तो पटना, इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहां रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 का विद्रोह किया। तो रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप रामगढ़ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सैंपल पेपर जो है हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो फिर भी बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट थे जहाँ पर आपको निशान लगाना था। ये तो ये आपने कर लिया होगा। मैंने वो मैप में भी फोटो आपको सेंड करके आपको अच्छे से समझाया था। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत होती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सभी सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।